Hello students, today we shall continue our fourth unit, South Asia and the Contemporary World. This is our fifth video from fourth unit and the topic is Democracy in Maldives. NCERT 12th क्लास की NCERT के फिफ्थ चैप्टर में आपको ये टॉपिक बहुत कम लाइंस में मिल जाएगा, बट एज़ यू नो कि हमारा सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है और उसकी वजह से मालदीव एक पूरा टॉपिक बना दिया गया है और बस इन कंट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। सो डेमोक्रेसी इन मालदीव्स, इसके बारे में हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मालदीव का फ्लैग है। उसके बाद मालदीव में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश होती है, कैसे सस्टेन करती है और मालदीव के इंडिया से किस तरीके के रिलेशंस हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो हम सबसे पहले मालदीव की जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में सस्टेन करता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इंडिया से 430 किलोमीटर दूर है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लगभग 1000 के करीब 1192 आइलैंड्स हैं ये। और मालदीव्स का पूरा जो स्क्वायर किलोमीटर एरियाज़ है वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगर मैप से रिलेटेड इस पर कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं इंडियन ओशन में। सो अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सभी कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ थी, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़, ये कॉलोनीज़ हुआ करती थी। तो इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था। ऐसे ही जब मालदीव तो था, जो वो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, और मालदीव इंडिपेंडेंट होता है 26 जुलाई 1965 को। पर मालदीव इंडिपेंडेंट होने के बाद एक सल्तनत बन जाता है जहाँ पे सुल्तान रूल करता है। वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती है, वहाँ पे आते हैं सुल्तान साहब, और उन सुल्तान साहब का नाम था सुल्तान सर मोहम्मद फरीद दीदी। ठीक है, अब मोहम्मद फरीद दीदी जब आ जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है हर कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं। तो 15 नवंबर 1967 को डेमोक्रेटिक डिमांड्स होती हैं। एक वोट किया जाता है वहाँ की पार्लियामेंट में वोट किया जाता है दो मुद्दों को लेकर के। क्या मालदीव को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाहिए, यानी कि राजा रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, या फिर मालदीव को पूरी तरीके से रिपब्लिक बना दिया जाए। इन दो बातों पर वोट होता है। और वोट में सबसे ज़्यादा वोट जो होते हैं, आउट ऑफ 44 मेंबर्स जो टोटल होते हैं, उनमें से 40 मेंबर्स कहते हैं कि मालदीव को रिपब्लिक बनाया जाए, यानी कि इलेक्टेड पर्सन सुप्रीम अथॉरिटी बने, ना कि राजा। तो ये पहला इवेंट होता है 15 नवंबर 1967 को। फिर दूसरा एक बड़ा इवेंट आता है 15 मार्च 1968 को। एक नेशनल रेफरेंडम कराया जाता है। नेशनल रेफरेंडम यहाँ पे जनता से पूछा जाता है देश की कि आप क्या चाहते हैं। तो जनता से भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं या रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। तो 81.23% ऑफ द टेकिंग पार्ट वोटेड इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रिपब्लिक। रिपब्लिक बनाने के समर्थन में 81.23% जितने भी वोट देते हैं उनके उसका फेवर करते हैं रिपब्लिक का। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है डेमोक्रेटाइजेशन का, और जो जनता है वो चाहती है कि राजा के पास अधिकार ना हो बल्कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार हो, और वो चाहते हैं कि ये रिपब्लिक बन जाए। और उसके बाद तीसरा एक बड़ा इवेंट होता है, द सल्तनत वॉज अबॉलिश एंड रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 11 नवंबर 1968। 11 नवंबर 1968 को मालदीव अपना रिपब्लिक डे भी बनाता है, जैसे कि मैंने बताया। और द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स वॉज क्रिएटेड विद एन इलेक्टेड प्रेजिडेंट। मालदीव के अंदर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम अथॉरिटी रखता है और वो भी इलेक्टेड पर्सन। तो 11 नवंबर को वो रिपब्लिक बन गया, 11 नवंबर 1968 को। एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी को बगैर पढ़े आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे सकते। ठीक है, तो और एनसीईआरटी में से ही अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, बाहर से कोई सवाल नहीं आता। तो एनसीईआरटी की लाइन्स ये कहती हैं कि मालदीव्स वॉज अ सल्तनत टिल 1968। इस शॉर्ट में इस चीज़ को बता देते हैं जो मैंने आपको पूरी अभी एक्सप्लेन की है। सो 1968 तक वो कह रहे हैं कि मालदीव सल्तनत थी, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है रिपब्लिक में।
विद द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब उसके बाद वो डायरेक्ट थोड़ा आगे चले जाते हैं 1968 के बाद, और बीच में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं उसको एनसीईआरटी छोड़ रहा है, ठीक है। उसमें कह रहा है इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। जून 2005 में वहाँ की पार्लियामेंट इस बिल पर राजी हो जाती है कि हमें मालदीव को मल्टी पार्टी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, और वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एक डोमिनेटिंग पार्टी है वहाँ की। इसके बारे में हम याद रखेंगे क्योंकि ये किसी भी 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड्स। और सबसे बड़ी बात है वहाँ की डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथनिंग जब बनती है जब मालदीव्स आफ्टर द 2005 इलेक्शंस व्हेन सम ऑपोजिशन पार्टीज वर लीगलाइज्ड। 2005 के इलेक्शन के बाद कुछ ऑपोजिशन पार्टी को भी लीगलाइज कर दिया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी और मजबूत हो रही है। सो ये बेसिक छोटी सी स्टोरी है मालदीव की, जो कि हमें एनसीईआरटी के थ्रू पढ़नी है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मालदीव के, ये आ सकता है। और अब हम ये देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे लेक्चर का कि इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और मालदीव बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं इनके शुरू से। मालदीव एक छोटी कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, वो हमेशा से इंडिया के ऊपर निर्भर रही है आज़ादी के बाद से ही। तो इंडिया और मालदीव ने ऑफिशियली और एमिकेबली मतलब पीसफुल तरीके से, ठीक है, फ्रेंडली वे में अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को 1976 में डिक्लेयर किया। मैरीटाइम बाउंड्रीज मीन्स है यहाँ पर हमारी समुद्री सीमाएं। उसके बाद इंडिया एंड मालदीव साइंड अ कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट इन 1981, हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद बोथ नेशंस आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क एंड सिग्नेटरी ऑफ द साफ्टा। सार्क यहाँ पे है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन दोनों के फाउंडिंग मेंबर्स है और इन्होंने साफ्टा भी साइन किया हुआ है। तो ये हमारे कुछ अच्छे रिलेशंस को दिखाता है कि किस तरीके से मालदीव और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। बट मालदीव और इंडिया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। 1988 में ये ऑपरेशन होता है। इंडियन मिलिट्री क्या करती है, मैं आपको मैप में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मालदीव में इसमें भी समझाता हूँ। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कैक्टस में क्या होता है, मालदीव में नवंबर 1988 में वहाँ के प्रेसिडेंट थे मौमून अब्दुल गयूम। तो ये प्रेसिडेंट होते हैं, बट एक सेपरेटिस्ट होता है मालदीव के अंदर जो क्या करता है, अब्दुल्ला लुतुफी। वो क्या करता है, लीडर ऑफ मिलिटेंट ग्रुप होता है। वो श्रीलंका के एक तमिल टेररिस्ट ग्रुप के साथ, यानी कि पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, इनके साथ मिलकर के अब्दुल लुतुफी इनके साथ मिलकर के मालदीव पर अटैक कर देता है और मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को गिराने की कोशिश करता है। अब मौमून अब्दुल गयूम क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं। वो श्रीलंका से हेल्प मांगते हैं, वो मलेशिया से हेल्प मांगते हैं और वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। पर सबसे तेज़ी से हेल्प करता है उनकी इंडिया, और उस हेल्प को इंडिया बोलता है ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। मैं आपको एक बार मैप पे दोबारा से इसे दिखाता हूँ। ये मालदीव है। यहाँ पर लुतुफी जो है इनकी राजधानी जो है, इनकी कैपिटल माली पर कब्जा कर लेता है श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम्स की मदद से, और हेल्प मांगता है या तो श्रीलंका की गवर्नमेंट से, मलेशिया से और इंडिया से। इंडिया बहुत तेज़ी से कार्रवाई करता है और सबसे पहले अपने पैरा ट्रूपर्स भेजता है और इन सारे जो मिलिटेंट्स होते हैं उन्हें भगाता है, ठीक है, उन्हें कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप इस ऑपरेशन में देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो मैंने एक लगाई है आपकी नॉलेज के लिए, और ये इंडियन पैरा ट्रूपर्स हैं। ये ऑपरेशन कैक्टस को जब उन्होंने चलाया था और मालदीव को बचाया था। इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से,
तो ऑपरेशन कैक्टस वॉज इंडियाज मिशन इन द मालदीव्स विच प्रिवेंटेड अ मिलिट्री टेक ओवर ऑफ द कंट्री इन 1988। ये एक मिलिट्री टेक ओवर हो सकता था, बट इंडिया ने मालदीव की हेल्प करी और उस मिलिट्री टेक ओवर को रोक लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडिया और मालदीव के बीच में, मालदीव के रिलेशंस के बीच में। वैसे ऑपरेशन कैक्टस से कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, बट 12th क्लास के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन में ये एक बड़ा इवेंट है जब मालदीव इस बात को रिकग्नाइज करता है, इवन पूरा वर्ल्ड इस बात को रिकग्नाइज करता है कि साउथ एशिया के अंदर सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हमारे बहुत सारे बायलेटरल फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स होते हैं और इंडिया मालदीव्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस भी देता है। जैसे कि हमने वहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाए, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ SBI ने वहाँ पे बहुत पैसा लगाया हुआ है। भारत सरकार ने जब सुनामी आई थी 2004 में और 2007 में, तब बहुत हेल्प करी मालदीव की। तो मालदीव हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, उसकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है, एक छोटी कंट्री है। और स्ट्रेटेजिकली वो साउथ एशिया में इंडिया के लिए बहुत प्रोमिनेंट सिचुएशन रखता है। अगर इंडिया उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसको अपने साथ नहीं बना के रखेगा, तो इस चीज़ का फ़ायदा चाइना उठा सकता है। सो बेसिकली इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर हमें इतना ही पढ़ना है और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ भी पेपर में नहीं आ सकता, बोर्ड के पेपर में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल ना हिचकिए। थैंक यू वेरी मच।